जो कंपोनेंट्स हमने ब्रेक करे थे वो करने के बाद में हमारे पास ना एक इक्वेशन आई थी, मैं उतना लिख रहा हूँ। इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अच्छा, जो आज पहली बार आए हैं अभी तक शायद कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, क्योंकि ये मैं आधा आधा अधूरा करा रहा हूँ, आधा हम पहले करा चुके हैं, ठीक है। तो अभी के लिए बस इसको समझिए जितना बस बता रहा हूँ। ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और यहाँ पर है ए बी सी डी, ए बी सी डी प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पर भी लिखेंगे ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये क्या लिखा, ए बी सी डी मतलब इधर वाला फेस, और ई एफ जी एच मतलब इधर वाला फेस। ठीक, रीजन दोबारा बताता हूँ, और इज इक्वल टू जीरो, ये हमने गॉस लॉ लगाया था। रीजन दोबारा बताता हूँ कि बाकी सारे फेसेस का कंट्रीब्यूशन जीरो किस वजह से हो गया था, क्योंकि जो मोशन है, मोशन वाई की डायरेक्शन में है, तो हमारा जो सॉरी मोशन एक्स की डायरेक्शन में है, तो हमारा डी वाई भी जीरो और हमारा डी जेड भी जीरो। तो यहाँ पर जब मैं डीएस की बात करूंगा, यहाँ पर जब डीएस की बात करेंगे तो ये वाला सरफेस एरिया आएगा, और ये इस तरफ मूवमेंट हो रहा है, तो इधर वाला और इधर वाला हम लेंगे, बाकी सारे के सारे का कंट्रीब्यूशन जीरो हो गया था। ये करने के बाद फिर देखिएगा, इसके बाद आप नोट करें, लेट ई एक्स एंड ई एक्स डैश बी द, यहां तक मैंने लास्ट टाइम कराया था, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया था, इसके आगे अब आप नोट कर सकते हैं। अब नोट करिएगा, लेट ई एक्स एंड ई एक्स डैश, let ex and ex dash be the, let ex and ex dash be the components of the electric field, components of the electric field at the faces, at the faces A B C D and E F G H respectively. Full stop. The outward normals on these faces the outward normals on these faces are oppositely directed. The outward normals on these faces are oppositely directed along x-axis, along x-axis। देखिएगा, मैंने ये कहा कि सारे के सारे जो फेसेस हैं, एक क्यूबॉइड जो होता है, एक पैरेलल पाइप जो होता है, उसमें 6 फेसेस होते हैं। तो हमारा फ्रंट वाला फेस, बैक वाला फेस जीरो हो गया था, इसका कंट्रीब्यूशन। टॉप वाला फेस और बॉटम वाला फेस, इसका भी जीरो हो गया था। जो इधर वाली डायरेक्शन है ना, ये है हमारा ई एक्स, ठीक है। और जब भी कभी हम ये कहते हैं कि कोई सरफेस एरिया मूव कर रहा है, ठीक, तो सरफेस एरिया का जब मूवमेंट की बात होती है तो मूवमेंट हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन में होता है, ठीक है। सरफेस एरिया बनेगा किसकी हेल्प से, कोई ना कोई दो कंपोनेंट्स तो होंगे। तो जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, ये वाला सरफेस एरिया ए बी सी डी, ये वाला जो फेस है, तो ये वाला फेस किन दो कंपोनेंट्स की वजह से बना, डी वाई और डी जेड की वजह से, ठीक है। डी वाई और डी जेड की वजह से ये सरफेस एरिया बन गया। अब आप ये देखिएगा कि ये एरिया मूव किस डायरेक्शन में कर सकता है। हम ये मानकर चलते हैं, जब भी कभी मैं क्यूबॉइडल सिस्टम की बात करता हूँ, एक्स वाई और जेड एक्सेस होती है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि एक्स वाई और जेड के अलावा और कोई चौथी एक्सेस होती ही नहीं है, और कोई डायरेक्शन ही नहीं होती। तो जब एक डायरेक्शन ये हो गई वाई और जेड, तो वाई और जेड की हेल्प से सोचो कि ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो ये इस फेस का एरिया बन गया, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक। तो जब वाई और जेड की हेल्प से ये एरिया बन गया, तो अब डायरेक्शन बची कौन सी, एक्स बची। तो इसका मतलब ये वाला फेस जो है ये एक्स की डायरेक्शन में ही मूव करेगा।
सिमिलरली जब मैं इधर बात करूंगा ये वाला, तो ये वाला भी देखिए ये फ्रंट में आगे की तरफ आने वाला है, तो ये क्या है, ये dz है तो ये भी dz बनेगा, ये भी dz और ये भी dy। तो जब ये एरिया बन गया तो इसके लिए भी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या बचा, आइदर दिस साइड और दैट साइड। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि ये इस तरफ मूव कर रहा है ex डैश। हम क्या है कि ये इस तरफ है और ये इस तरफ है, तो मैंने कहा दोनों अपोजिटली डायरेक्टेड है, जो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, द आउटवर्ड नॉर्मल्स ऑन दीज फेसेस आर अपोजिटली डायरेक्टेड। ठीक, तो इसका मतलब अगर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ए बी सी डी वाला, ए बी सी डी वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैंने ई एक्स बोला और ई एफ जी एच वाले को अगर मैंने ई एक्स डैश बोला, तो हम ये कहेंगे कि इंटीग्रेशन ई एक्स इंटीग्रेशन ई वेक्टर लिखें पहले, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और यहां पर लिखना बेटा ए बी सी डी, ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ए बी सी डी वाले को मैंने क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई एक्स हो गया, और डी एस यानी कि सरफेस एरिया किसकी हेल्प से बनेगा यहाँ पर, डी वाई और डी जेड की हेल्प से, तो डी एस की जगह मैं क्या लिखूंगा, डी वाई इंटू डी जेड, डी वाई इंटू डी जेड। सिमिलरली इंटीग्रेशन ई एफ जी एच, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, यहां क्या होगा इंटीग्रेशन ई एक्स डैश, और एरिया तो यहां पर भी डी वाई डॉट डी जेड। बस एक काम कर देना, माइनस साइन लगा देना। क्यों लगाएंगे माइनस साइन, क्योंकि दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। हमेशा हम ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जब किसी सरफेस एरिया सरफेस इंटीग्रल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है, तो जो डायरेक्शन होता है इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस एंड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये सरफेस है तो इस पर नॉर्मल यानी कि इस पर परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, तो इधर वाली ओपन सरफेस ये है तो इस पर भी नॉर्मल बाहर की तरफ। कोई भी दिमाग में ये ना लेकर आए कि जी वेव तो एक्स की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो आप इसकी डायरेक्शन ई एक्स डैश की डायरेक्शन इधर ही लो ना आप। तो हम इधर क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएट हो रहा है वो रेडिएट आउट हो रहा है, बाहर की तरफ रेडिएट हो रहा है। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया कि पूरी की पूरी वेव इधर ही मूव कर रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इट विल रेडिएट आउटवर्ड्स। इस वजह से मैंने, प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। अरे फ्लक्स पर भी बाद में पहुंचेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो ये हो गया ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर मान लो, याद करो कि ऐसे एक पॉजिटिव चार्ज बनाया था और ये बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकलता है, बाहर की तरफ, याद है। ऐसे ही एक सरफेस एरिया बनाया था, ऐसे सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकलता है, बाहर की तरफ, और इसमें क्या था, पूरे पर प्लस 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 चार्ज बना दिया था। ठीक है, अरे ठीक है कि नहीं, हाँ है ना, समझ गए। एक तो ना एक्सप्रेशंस दिखाई देते नहीं मास्क के अंदर तुम्हारे, नहीं नहीं वो नहीं, वो आंखों से ऐसे ऐसे कर देता, आंखों से कहाँ तक समझे। चलिए, तो हाँ जी बोलिए। नोटेशन के बारे में पूछना था, हम्म, आपने EX डैश के साथ माइनस साइन लगाया। हाँ सर EX डैश तो खुद एक डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, जब हम उसको मैं बताता हूँ सुनो, जो ई एक्स डैश है ना, जैसे ई एक्स है तो ई एक्स तो मैग्नीट्यूड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई एक्स डैश मैग्नीट्यूड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरफ। ठीक है, तो ये जो एक्स डैश है ये वो वाला एक्स डैश नहीं है कि जैसे हम एक्स एक्सिस में बोल देते हैं ना कि ये पॉजिटिव एक्स है और ये एक्स डैश मतलब नेगेटिव एक्स है, वो वाला नहीं। इसको ई एक्स डैश बोल दिया कि ये इस ई एक्स से थोड़ा सा अलग है। मैं पूछ रहा था कि ये EX लिखा है ना आपने, EX हम्म, डैश की जगह हम्म, आपने माइनस साइन भी लगाया, तो फिर आप वहाँ पे डैश हटा के EX भी लिखा। बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं भी वही बता रहा हूँ कि ये मैग्नीट्यूड ये वाला और ये वाला मैग्नीट्यूड ये अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है ये 2 हो सकता है ये 3 हो, इस वजह से तो ये मैग्नीट्यूड अलग अलग है, और नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि ये डायरेक्शन उस तरफ है। ठीक है, चलिए जी, अब इसके बाद आप यहाँ पर ये कहेंगे therefore equation 1 becomes, therefore equation 1
बिकम्स, अब जो हमारी ये इक्वेशन 1 है ये क्या बन जाएगी, ये ABCD वाला जो है इसकी जगह ये रखें। हाँ क्योंकि ये जो वेव है वो तो एक ही नहीं है ना, इसका हाँ पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम होगा। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। मैग्नीट्यूड अलग है। बताता हूँ। हम ये कहेंगे कि भाई जो ये वेव है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये वाली हमारी, क्योंकि मैं अभी मैग्नेटिक फील्ड वाली वेव की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वेव है। हम मैंने क्या करा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वेव तो चलती जा रही है चलती जा रही है, तो हमने क्या करा कि हमने इतना सा एक एरिया मान लिया। ठीक है। और फिर हमने ये कहा कि ये जो वेव है ये थोड़ी सी डेंस भी हो सकती है, तो हमने क्या करा, हमने इसमें ऐसे करके एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप बना लिया। और इस बॉक्स को मैंने बाहर निकाल कर रखा। तो ये हो सकता है बेटा कि इस इंस्टेंट पर, जिस इंस्टेंट पर मैं EX देख रहा हूँ, इस इंस्टेंट पर EX हमारा, जब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो वो इस तरफ हो, और जब मैं इस इंस्टेंट पर देख रहा हूँ तो हमारा हो सकता है EX ये वाला हो या EX ये वाला हो। तो क्योंकि ये कंटिन्यूअसली वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, साइनोसॉइडल वेव है ना, तो कंटिन्यूअसली वो उसके फेज पर डिपेंड करता है कि अगर थोड़ा ऊपर है तो वैल्यू ज्यादा हो सकती है, थोड़ा नीचे है तो वैल्यू कम हो सकती है। तो इस वजह से मैंने EX और EX डैश अलग अलग ले लिया। ठीक है ना। वैसे हम ये कहेंगे कि भाई वैसे तो इलेक्ट्रिक वेव एक ही है, जब इलेक्ट्रिक वेव एक ही है तो अगर ये एक डायरेक्ट करंट होता तब तो मैं कह देता कि फिर तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो क्या EX और क्या EX डैश, फिर तो मैं इसको सीधा सीधा E ही लिखता, इलेक्ट्रिक फील्ड E ही लिखता। पर क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये होगा E0 sin ωt, तो E0 सेम होगा, मैक्सिमम वैल्यू जो E0 होती है वो E0 सेम होगा, लेकिन E सेम नहीं होगा। सही है। तो अब मैं बोलूंगा कि इक्वेशन 1 हमारी क्या बन जाएगी, यहां पर आप इसकी जगह लिख देंगे इंटीग्रेशन EX dy dz, और ये प्लस है लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है, तो माइनस इंटीग्रेशन EX डैश dy dz इज इक्वल टू 0। ये बीच वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ। नेगेटिव साइन है तो उधर जाकर पॉजिटिव बन जाएगा। ये हो गया इंटीग्रेशन EX dy dz इज इक्वल टू इंटीग्रेशन EX डैश dy dz, दोनों तरफ इंटीग्रल है, खत्म करिए। और इंटीग्रेशन की विद रिस्पेक्ट टू dy dz, विद रिस्पेक्ट टू dy dz, असल में क्या है कि इसको सॉल्व करना हम जानते ही नहीं है। क्या है ये dy dz, इसको कहते हैं डबल इंटीग्रल। ठीक, तो डबल इंटीग्रल को हम सॉल्व करना जानते नहीं है ना, हमारे सिलेबस में है। सिर्फ इसमें ट्रांसवर्स नेचर ऑफ EM वेव्स जो मेरे को प्रूव करना है उसमें मेरे को ये दिखाना पड़ रहा है, समझ गए। तो मैथ्स में नहीं है, डबल इंटीग्रल नहीं है, सिंगल है बस। अब dy dz के रिस्पेक्ट में इधर भी इंटीग्रेट हो रहा है, dy dz के रिस्पेक्ट में इधर भी इंटीग्रेट हो रहा है, तो दोनों तरफ का इंटीग्रेशन आप ड्रॉप कर दीजिए। ड्रॉपिंग इंटीग्रल्स ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा, EX इज इक्वल टू EX डैश आ गया। यही तो मैं कह रहा था, प्रूव करने की जरूरत क्या थी, यही तो कह रहे थे तुम, EX इज इक्वल टू EX डैश। चलिए। चलिए ठीक है। अब अब आप नोट करें इसमें, दैट इज, अब ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। जब आपको प्रूव करना होगा ट्रांसवर्स नेचर ऑफ EM वेव्स, तो ये लास्ट की लाइन जरूर लिखना, सब्जेक्टिव पेपर है तो लिखने में कंजूसी मत करना। दैट इज द component of electric field, that is the component of electric field along the direction of propagation is constant. Along the direction of propagation is constant. Next line, but
A constant or static field cannot produce a wave, but a constant or static field cannot produce a wave cannot produce a wave, so this constant must be equal to 0. So this constant must be equal to 0. That is Ex is equal to 0. नोट कर लीजिए, फिर समझाता हूँ इस चीज को। सुना तो है, सुना है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। कुछ नहीं होगा। अरे बस बस, अरे भाई बस बस। चलिए अब ना, अब देखिएगा यहां से, मेरी बात सुनिए। हमने कहा Ex इज इक्वल टू Ex डैश आ गया, यहाँ तक तो समझ गए होंगे। उसके बाद क्या है, द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज कांस्टेंट। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या है, x। ये x की डायरेक्शन में ही प्रोपगेशन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि Ex और Ex डैश हमेशा इक्वल होगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में। लेकिन हाँ, कांस्टेंट और स्टैटिक फील्ड, ये चीज जो मैं आपको बता रहा था कि जब हम डीसी की बात करते हैं तो डीसी के बारे में तो मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम होगा। तो यहाँ पर वही चीज बोली गई है, बट अ कांस्टेंट और स्टैटिक फील्ड कैन नॉट प्रोड्यूस अ वेव। वेव क्या है, जो कंटिन्यूअसली चेंजिंग होती है। तो कांस्टेंट फील्ड कभी कोई वेव प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि कांस्टेंट का आपको पता होगा, डायरेक्ट करंट का जो वेव फॉर्म है वो ऐसी होती है, सीधी स्ट्रेट लाइन। ठीक, और ऑल्टरनेटिंग करंट की क्या होती है, इस तरीके की। ठीक है, तो जो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसी वेव तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। लेकिन Ex इज इक्वल टू Ex डैश आया है, प्रूव करा है प्रॉपर्ली हमने। तो इसका मतलब ये कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब Ex इज इक्वल टू 0 हो। ठीक है, जब हमारा Ex जो है वो 0 के बराबर हो। इसका मतलब क्या है, सो दिस कांस्टेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। ये जो Ex है ये 0 के ही बराबर होगा, तभी ये चीज हो सकती है। कोई और वैल्यू ऐसी नहीं हो सकती कि जब मैं बोलूं कि वेव भी प्रोड्यूस हो रही है और हमारा जो Ex है वो Ex डैश के इक्वल भी है। तो Ex इज इक्वल टू 0, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 हो गया, तो फिर हम स्टडी क्या कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 हो गया तो फिर हम स्टडी क्या कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे E होता है तो E को क्या बोल देते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी क्या है वहां पर, एंगल है। ठीक है, वो एंगल है। तो आप ये देखिएगा कि Ex इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि या तो वो थीटा हमारा 0 होगा, या तो वो थीटा 0 होगा। ठीक है, और या फिर ये होगा कि भाई वो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, ये अभी बताता हूँ, सुनिएगा। मैं ये तो मिटा रहा हूँ क्योंकि ये तो आपने देख लिया होगा। अब मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको बस Ex इज इक्वल टू 0 प्रूव करना था, ये कर दिया। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये सेम कहानी रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बस सिमिलरली करके लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे आप, सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड similarly it can be proved that bx is equal to bx dash और bx is equal to 0। ये चीज भी प्रूव करी जा सकती है। दस इलेक्ट्रिक और
मैग्नेटिक फील्ड्स, thus electric or magnetic fields have no component along the direction of propagation. इलेक्ट्रिक फील्ड का या मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट होता ही नहीं है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की तरफ, ठीक है। तो तभी हम ये कह सकते हैं कि वो हमारी जो वेव है वो इस तरीके की होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव ऐसे बनाई थी, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, ये जेड एक्सिस बना लेना। मतलब ये है कि ये जेड एक्सिस में आगे और पीछे, जैसे ये है, ये आगे की तरफ और फिर ये पीछे की तरफ, फिर ये आगे की तरफ और फिर ये पीछे की तरफ, इस तरीके से आपको बना लेनी है। और हम ये कहते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जब हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की तरफ नहीं होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का कोई कंपोनेंट वो भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की तरफ नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाने वाला और ना मैग्नेटिक फील्ड इधर जाने वाला, तो दोनों कहीं नहीं जाने वाले। तो दोनों कहाँ होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस के वाई एक्सिस के अबाउट जो है वाइब्रेट करता रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेड एक्सिस के अबाउट आगे पीछे वाइब्रेट करेगा, और ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा। तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जा रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड आगे जा रहा है, दोनों अपनी सेम पोजीशन पर कंटिन्यूअसली वाइब्रेट कर रहे हैं। और दोनों की सेम पोजीशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है, वाई में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, जेड पे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। तो आप समझ जाएंगे कि इससे क्या समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ट्रांसवर्सली बिहेव करते हैं। ट्रांसवर्सली का मतलब क्या है कि वो कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करते रहेंगे, कहाँ पर, एक वाई एक्सिस के अबाउट और एक जेड एक्सिस के अबाउट, और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसी से ये चीज प्रूव होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। कोई वेव कहीं निकल के नहीं जाने वाली। मतलब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक वेव आगे निकल गई और फिर ये जो मैग्नेटिक वेव है ये लैग बिहाइंड कर रही है, या मैग्नेटिक वेव जो है वो आगे निकल गई और इलेक्ट्रिक वेव जो है वो लैग बिहाइंड कर रही है, नहीं। दोनों की दोनों सेम पोजीशन पर कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करेंगी। क्यों, क्योंकि हमारा ई एक्स भी जीरो आ चुका, हमारा बी एक्स भी जीरो आ चुका। समझ गए, जब ई एक्स और बी एक्स दोनों जीरो आ गए तो इसका मतलब कोई कहीं जाने वाला ही नहीं है, अपनी सेम पोजीशन पर वाइब्रेट करेंगे। और दोनों की सेम पोजीशन क्या है, वो वाई एक्सिस के अबाउट, वो जेड एक्सिस के अबाउट। एक्स एक्सिस की तरफ जो जाना था कोई नहीं जा पा रहा है, जहां है वही है। समझ गए कि नहीं, ठीक है। चलिए जी। और यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ, टेलीफोन पर बात कर रहा हूँ, मोबाइल फोन पर बात कर रहा हूँ, तो जिस तरह से आप बोल रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है, क्योंकि आपकी आवाज जो है वो क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट होती है, और कन्वर्ट होकर मैं मोबाइल फोन पर उसको रिसीव कर लेता हूँ। चैप्टर नंबर 15 जो था ना इसमें, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, उसमें इसका एप्लीकेशन था, पर लेंदी इतना हो रखा था ना सिलेबस फिजिक्स का, तो वो वाला हटा दिया है इन्होंने, मतलब कोविड की वजह से नहीं, 2 साल पहले ही हटा दिया था। सात है, सात है, उनमें रे ऑप्टिक्स आपका सबसे बड़ा है बस। ठीक है जी, ये क्लियर। चलिए, तो इसमें बस एक लाइन आप लिख लें, 10 इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, 10 इन एन, अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ना लिखना बार बार थोड़ा बड़ा पड़ता है, तो ईएम लिख देंगे, 10 इन एन ईएम वेव, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, बोथ इलेक्ट्रिक एंड magnetic fields are perpendicular to the direction of propagation, are perpendicular to the
डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, दैट इज दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, दैट इज दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी डेंसिटी, इंटेंसिटी और मोमेंटम। एक एक करके नोट करेंगे। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और इस चैप्टर में ये दो दो नंबर के क्वेश्चंस में आ सकता है। अब वो एक एक नंबर वाले तो क्या, हाँ चलिए जी। अब नोट करेंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन ईएम वेव। अच्छा मुझे वैसे ही बता दो एनर्जी डेंसिटी होती क्या है, फॉर्मूला बता दें। बिल्कुल सही, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। भाई जैसे हम नॉर्मली ऐसी डेंसिटी की बात करते हैं तो वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन ईएम वेव, ठीक है। अब ये वाला जो टॉपिक है ये शायद थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको, भाई तुम तीनों चारों भी आज पहली ही क्लास करिए अटेंड, तो ये वाला बहुत थोड़ा सा आया होगा समझ में, लेकिन ये बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्रेश है, तो इसको समझ लेना, ठीक है। चलिए जी नोट करें, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन ईएम वेव इज द एनर्जी energy density of an EM wave is energy the energy in unit volume of the space energy in unit volume of the space through which the wave travels, through which the wave travels। फिर in free space the energy density of a static field is in free space the energy density of a static field is u, और सबस्क्रिप्ट में कैपिटल ई लिखना, u e is equal to half epsilon naught e square। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। again in free space the energy density, again in free space the energy density of a static magnetic field is इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यू ई लिख दिया तो मैग्नेटिक के लिए लिख देते हैं यू बी 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर 2 म्यू नॉट इंटू बी स्क्वायर, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद द टोटल एनर्जी डेंसिटी of the static electric and magnetic fields will be, दोनों को ऐड कर देंगे।
दोनों को ऐड कर दीजिए, उसको बोल दीजिएगा u इज इक्वल टू ue प्लस ub, u इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू नॉट इंटू b स्क्वायर but in an EM wave both E and B vary vary sinusoidally in space, so we may replace E and B by their RMS values, ठीक है। साइनोसॉइडली इन स्पेस का मतलब क्या है कि चाहे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव की बात करूं वो भी साइन वेव होती है, चाहे मैं मैग्नेटिक फील्ड की वेव की बात करूं वो भी साइन वेव होती है, ठीक है। तो u क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, e की जगह लिख देना ERMS स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू नॉट, यहाँ लिख देना BRMS स्क्वायर। याद आ रहा होगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी होती थी हमको, जो न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने अभी करे हैं, तो वो हम ERMS की मानते थे। वोल्टेज की वैल्यू होती थी तो VRMS की वैल्यू मानते थे, जब भी AC के क्वेश्चंस होते थे। तो वही चीज है कि हम यहाँ पर RMS वैल्यू लेंगे, ठीक है। ये करने के बाद फिर हमें एक रिलेशन पता है RMS में और मैक्सिमम वैल्यू में, पीक वैल्यू में रिलेशन क्या होता है, नोट करिएगा। बट ERMS क्या होता है, E0/√2। इसी तरह से BRMS B0/√2। ये हो गया। u इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ERMS की जगह ये डालो E0/√2 का स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू नॉट, BRMS की जगह डालो B0/√2 का स्क्वायर। फिर आगे से करो बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चे 1 मिनट जरा वेट करें, 1 मिनट के लिए मेरी ना वीडियो पॉज होगी। यस सर। ठीक है, चलिए जी इसको एक्सपेंड करते हैं। तो u इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, स्मॉल u हाफ एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2 प्लस 1/2 म्यू नॉट B0 स्क्वायर अपॉन 2, इतना हो गया। अब इसके बाद हमने E में और C में, E में, B में और C में एक रिलेशन देखा था, तो वो रिलेशन यूज करेंगे यहाँ पर। सिंस E0 इज इक्वल टू C इंटू B0, ये लास्ट क्लास में करा था हमने कि अगर कहीं पर भी किसी EM वेव में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को
और मैग्नेटिक फील्ड को डिवाइड कर देता हूँ तो वो स्पीड ऑफ लाइट सी के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो ई नॉट क्या हो गया, उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का, और बी नॉट हो गया उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का, डिवाइड करेंगे तो सी के बराबर आ जाएगा। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। ये लास्ट क्लास के वीडियो में देख लेना, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, ये हम देख चुके हैं। चलिए जी, अब क्या करें, u इज इक्वल टू 1/4, या पहले यू ई लिखें, और ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1 2, और इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3, और यहाँ से कहेंगे यू ई, ये वाला यहाँ से लेकर इतना वाला पोर्शन ये यू ई है और ये यू बी है। तो यू ई क्या हो जाएगा, ये 2 2 ज़ा 4, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। इसके बाद आप क्या करें, एप्सिलॉन नॉट, और ई नॉट की वैल्यू क्या है, सी बी नॉट, यहाँ डालो सी बी नॉट का स्क्वायर, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट और सी स्क्वायर और बी नॉट स्क्वायर। अब सी स्क्वायर की वैल्यू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और सी स्क्वायर क्या हो गया, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट इंटू बी नॉट स्क्वायर। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया, 1/4 इंटू बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। और अगर देखा जाए तो ये क्या है, 1/2 2 ज़ा 4, नीचे क्या है 4 म्यू नॉट, और ऊपर क्या है बी नॉट स्क्वायर, 4 म्यू नॉट और बी नॉट स्क्वायर। इसको क्या कह सकता हूँ मैं, यू बी। समझ गए कि नहीं भाई, ये वाला जो पोर्शन है, इतना वाला पोर्शन, ये क्या था, यू ई एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या था, यू बी एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वल आ रही है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हेंस इन एन ईएम वेव, अब नोट करेंगे, यहां मिटा रहा हूं मैं इस तरफ, hence in an EM wave the average energy of the electric field the average energy of the electric field, average energy density, sorry, the average energy density of electric field को शॉर्ट में E field लिख दीजिए, is equal to the average energy density of B field। ठीक है, ये हमने प्रूव करा यहाँ पर कि UE की वैल्यू UB के इक्वल आ गई। तो हम ये कह सकते हैं therefore U is equal to, जब हमारा UE और UB इक्वली आ गया तो मैं क्या लिखूंगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। therefore from equation 3 U is equal to 1/4, ये जो UE है ये क्या है, 2 2 ज़ा 4, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, प्लस जो UB है, UB और UE जब इक्वल है तो इसकी जगह पर भी यही लिख दो, लिखा जा सकता है। तो हम ये कहेंगे प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। रीजन में लिख देना, सिंस UE
इज इक्वल टू यू बी। तो यू कितना हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। तो 2 इंटू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो u इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। इसको बोलिएगा इक्वेशन नंबर 4। और लिखें ऑल्सो, ये क्या हो गया, ये एवरेज एनर्जी डेंसिटी हो गई एक ईएम वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में। मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, अगेन u इज इक्वल टू 1/4। अब क्या करना है, यहां पर मैंने इसको भी u ही लिखा था और इसको भी u ही लिखा था। अब क्या करो, इसको भी u भी लिखो और इसको भी u भी लिखो। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये चीज, बिकॉज u इज इक्वल टू ub। तो क्या लिख सकते हैं 1/4 बी नॉट स्क्वायर, अभी देख रहा हूँ, 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। आई तो नोटिफिकेशन, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देख लेंगे, ठीक है। प्लस 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ये हो गया, ठीक है। वही कहानी कि यहाँ पर मैंने क्या करा, इधर भी यू ही लिख दिया और इधर भी यू ही लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करा, इधर भी यू भी और इधर भी यू भी। तो u इज इक्वल टू, सीधा लिख दूं 2/4, है ना, नहीं वही सेम नहीं आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इस केस में हमारा u जो है ये आ गया 1/2 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। बताइए जी, क्लियर है? ये हमारा था एनर्जी डेंसिटी का। ठीक है, फिर इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है, आज इतना ही कर लेंगे। थैंक यू सर। चलिए जी, ओके, थैंक यू। ओके। लिख रहे हो ना साथ साथ, लिख रहे हो ना? हाँ, नहीं नोट्स इस बार, अच्छा कोई बात नहीं, इस बार साथ साथ बनाइए नोट्स।